चलो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ना हम लोगों को? ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि मतलब किसी सेल मेम्ब्रेन के आर पार कोई मटेरियल कैसे, कोई सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये तुम्हारी है सेल, ये क्या है तुम्हारी सेल। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनको बाहर से अंदर आने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनको सेल प्रोड्यूस करेगी और उनको जरूरत होगी सेल से बाहर जाने की। ठीक है, बात समझ गए? मतलब कुछ सब्सटेंस को क्या होगा, सेल के अंदर आने की जरूरत होगी और सेल के बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। और तुम्हें ये बात बताए थे, सेल क्या होती है, सबके लिए एंट्री नहीं देती है, केवल वही सब्सटेंस अंदर आसानी से आ जा सकते हैं जो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो समझ गए? तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं ICF, इसे क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ECF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जो सब्सटेंस क्या होते हैं, सेल के अंदर बनते हैं, उनको इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और जो बाहर बनते हैं उनको अंदर लाने के लिए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अंदर लाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब इनकी जो एंट्री होती है, अंदर आना बाहर जाना, इन पे कंट्रोल किसका होता है, सेल का। ठीक है, सेल डिसाइड करेगी कि कौन सा मॉलिक्यूल सब्सटेंस क्या होगा, अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिकल सेल के बाहर जाएगा। ठीक है, वैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या पढ़ते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। शांत रहो, भी आएगा, सब आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस across the concentration gradient, across the concentration gradient। इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब सब किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है कहां से कहां तक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे ये मान लो हमारी क्या है, सेल है। ठीक है, और तुम्हें पता है ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ ज्यादा होती है, सेल के बाहर। ठीक है, तो सेल के बाहर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर से अंदर चली जाती है। ठीक है, और जब क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब सेल क्या करती है, वर्क करके एटीपी का प्रोडक्शन करती है, तो उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा कहाँ होता है, सेल के अंदर ज्यादा होता है। तो सेल क्या करती है, इनको बाहर की तरफ छोड़ देती है। अब बात समझे? तो ऑक्सीजन क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि बाहर सेल के आउटसाइड में ज्यादा इसका क्वांटिटी रहती है, तो वो उससे अंदर चली जाती है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी सेल के अंदर ज्यादा होता है, तो उससे बाहर चली जाती है। लेकिन इसमें खासियत जानते हो क्या है, इसमें खासियत ये है कि ये क्या है, ये लिपिड सॉल्युबल है। ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिपिड सॉल्युबल है, आसानी से हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं आसानी से। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, तो किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन है। बताए तो, जैसे सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे ये एग्जांपल दिए हैं, सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो बाहर से अंदर की तरफ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, मूवमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये देखते हैं कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है, क्या होता है, रेट, कितनी तेजी से डिफ्यूजन होगा, मतलब कितनी तेजी से सब्सटेंस सेल के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम देखेंगे कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला किस बात पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ठीक, तो जो डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, सेल के, देखो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, बता दे थोड़ा सा, इधर देखो, हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी सब्सटेंस को क्या है, किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है और सेल के बाहर जाना है, तो किस तरह से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर और सेल के बाहर आता जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो उसमें पहली प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस, हाँ, जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव करते हैं। मतलब जिधर किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या क्वांटिटी ज्यादा होगी, उधर से पार्टिकल जिधर क्वांटिटी कम होगी उधर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे सेल के बाहर क्या है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो वो सेल से बाहर चली जाएगी। और ये क्या होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। हम लोग सेल मेम्ब्रेन में पढ़े थे कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब कितनी तेजी से ऑक्सीजन अंदर आएगी सेल के अंदर और कितनी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जाएगा। इसी तरीके से हर सब्सटेंस के ऊपर वो होगा, लगेगा कि कोई सब्सटेंस कितनी तेजी से सेल के अंदर आता है, कोई सब्सटेंस कितनी तेजी सेल के बाहर जाए, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो वो पहली बात है जिस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कितना अंतर है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन सेल के बाहर मान लो 50 है और सेल के अंदर कितना है 10, तो ये गैप ज्यादा है ना, 40 का गैप है, तो मान लो एक बड़ा गैप है इन दोनों की कंसंट्रेशन में, इन दोनों की क्वांटिटी में क्या है, गैप ज्यादा है, तो वो उतना तेजी से अंदर आएगा। अब मान लो कोई दूसरा सब्सटेंस है जो बाहर 50 है, अंदर क्या है 45, तो इसमें क्या है, गैप क्या है, बहुत ही कम है, तो ये बहुत ही स्लो अंदर आएगा। अब बात समझे, जैसे क्या होता है, जैसे बहुत तेज भूख लगी होती, पेट एकदम खाली होता है तो आदमी तेजी से खाता है जल्दी जल्दी, और पेट भरा हो और अच्छा से खाना हो तो थोड़ा बहुत खा लेगा, कहेगा बस ठीक, हाँ मन नहीं करता। तो बस उसी तरीके से है यहाँ पर। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब अगर कंसंट्रेशन सेल के बाहर क्या है, ज्यादा है, अंदर क्या बहुत ही कम है, डिफरेंस ज्यादा है, तो तेजी से अंदर आएगा, और सेल का क्या है, डिफरेंस कम है अगर क्वांटिटी का, तो स्लो मूवमेंट होगा। ठीक है, दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया। किसके, सरफेस एरिया ऑफ सब्सटेंस, इन सरफेस एरिया ऑफ सब्सटेंस, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा कि अगर किसी सब्सटेंस को बाहर से अंदर आने के लिए मान लो इतनी जगह मिल रही है, ठीक है, दूसरा सब्सटेंस है जिसको बाहर से अंदर आने में इतनी जगह मिल रही है, तो यहां पर ज्यादा पार्टिकल अंदर आएंगे ना,
और तेजी से अंदर आएंगे। यहां पर क्या होगा, उसको जगह ही कम मिल रही है अंदर आने के लिए, तो वो क्या करेंगे, उतने ज्यादा तेजी से अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज सरफेस एरिया पर, मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिपिड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिपिड। लिपिड में कौन कितना तेजी से क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जो लिपिड में तेजी से सॉल्युबल होगा वो जल्दी अंदर आएगा, क्योंकि लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, लिपिड से बनी है। तो लिपिड में जो सॉल्युबल होगा वो तेजी से अंदर आएगा, और जो लिपिड में स्लोली सॉल्युबल होगा वो देर से अंदर आएगा, या कम अमाउंट में अंदर आएगा, धीरे धीरे अंदर आएगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातों पे डिपेंड करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, थिकनेस के। थिकनेस का मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन क्या है, मोटी है, तो पार्टिकल क्या होंगे, बहुत कम, धीरे, मतलब बहुत कम रेट से अंदर आएंगे। और मेम्ब्रेन क्या होगी, पतली होगी, तो ज्यादा रेट से अंदर आएंगे। जैसे मान लो ये एक मेम्ब्रेन तुम्हारी ये है, और दूसरी मेम्ब्रेन तुम्हारी समझ लो ये है, तो यहां से कोई पार्टिकल अंदर आएगा तो तेजी से आएगा, यहां से यहां पार करना है तो धीरे धीरे आएगा। अब बात समझे, तो थिकनेस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है। और एक और है तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट। क्या है अगला, मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर क्या है, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे अंदर आएगा, ठीक है। मान लो जो सब्सटेंस या जो पार्टिकल बाहर से, सेल के बाहर से, मान लो ये कोई सेल है और कोई पार्टिकल क्या है, ये रखा हुआ है, और ये बाहर से अंदर आना चाहता है, और ये क्या है, हैवी है। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है, इसका मास ज्यादा है, हैवी है, तो वो धीरे धीरे अंदर आएगा। और हल्का पार्टिकल है वो तेजी से अंदर आ जाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूलर वेट वाले को, जिसका ज्यादा होगा, वो धीरे धीरे कम आएगा। सिंपल तो है, बिना मतलब तुम लोग परेशान हो रहे हो जाएगा, परेशान कहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सब में खत्म हो जाएगी, ये लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। हाँ वो अभी इसी में हो जाएगा, परेशान कहे हो। सब है। चलो अगला सिंपल डिफ्यूजन हो गया ना, अगला क्या होता है, फैसिलिटेटेड, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। स्पेलिंग सही है, देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। देखो फैसिलिटेटेड कोई अलग चीज नहीं है। जैसे किसी पार्टिकल को बाहर से अंदर आना है, तो वो अगर क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, तब तो आसानी से अंदर आ जाएगा, और नहीं है लिपिड सॉल्युबल तो किसी की हेल्प से अंदर आएगा, ठीक है। तुम बैठे रहो शांति से, तुम साथ बैठे रहो, बोलो मत, ठीक है, ठीक है। चलो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहो, बस परेशान ना हो, इधर शांति से बैठे रहो, भी सब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है अगला, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है। जैसे ये मान लो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये मान लो हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, ठीक है। अब इसके बाहर कौन कौन से पार्टिकल है, मान लो कैल्शियम आयन है, कौन है, सोडियम आयन है, और क्या है, ग्लूकोज है। ये तीनों बाहर हैं। कैल्शियम भी लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है, सोडियम भी लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है, ग्लूकोज भी लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये अंदर तो आ नहीं सकते, लेकिन अंदर आना क्या है, इनका जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इनको मदद करते हैं, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है इनको बाहर से अंदर आने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं, किसका, ग्लूकोज का। हम किसको समझते हैं, ग्लूकोज को। एक मिनट देखो,
अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें पता होगा, यहां पर होता है रिसेप्टर। क्या होता है यहाँ पर? रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो रिसेप्टर होता है, तो रिसेप्टर क्या करता है, इंसुलिन को अपनी सरफेस पे क्या करता है, बाइंड कर लेता है। मान लो ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, इंसुलिन का मॉलिक्यूल आके सेल के रिसेप्टर पे क्या होता है, बाइंड हो जाता है। तो सेल, ये जो रिसेप्टर है, ये अंदर क्या करता है, अंदर सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है? सिग्नल। और सिग्नल भेजने के बाद यहां पर क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। और इन वेसिकल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर। तो जैसे ही इंसुलिन बैठेगा, ये वेसिकल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वाले एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, ये अभी देखो, एक्टिवेट होने के बाद ये पहुंच जाएंगे सरफेस पे। ठीक है। तो ये एक्टिवेट होने के बाद कहां पहुंच जाएंगे, सरफेस पे। तो ये आ जाते हैं कहां पर, सरफेस पर। मान लो ये आ गए सरफेस पे, और इनका जो वो है, क्या नाम है, और इनका जो क्या है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर, वो कहां आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। और इसी की मदद से क्या होता है, ग्लूकोज के रिसेप्टर क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं, इसी रिसेप्टर के अंदर। अब बात समझे कि किस तरह से यहां पर किसी की मदद ली जा रही है। नॉर्मली ग्लूकोज अंदर नहीं आ सकता, लेकिन किसी की मदद से क्या होता है, वो अंदर आ जाता है। अब बात समझे, तो इन्हीं को हमें समझना है। जैसे इंसुलिन की मदद से क्या होता है, इंसुलिन जब रिसेप्टर पे आके बैठता है तो अंदर सिग्नल जाता है, और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और वो कहां जाते हैं, सरफेस पे। और सरफेस पे आके ग्लूकोज को अंदर ले लेते हैं। अब बात समझे। इसी तरीके से एक और होता है, ये समझ में आ गया नहीं? ठीक। अब यहां पर एक होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम क्या होता है, एटीपेज। ये कहां प्रेजेंट होती है, हर सेल में प्रेजेंट होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है, हर सेल में प्रेजेंट होता है। इसका एक ही काम है, ये मान लो क्या है तुम्हारा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये। तो ये इसका एक ही काम है कि ये लगातार क्या करता है, सोडियम आयन को बाहर फेंकता रहता है, सोडियम आयन को बाहर फेंकता रहता है, और पोटेशियम आयन को क्या करता है, अंदर की तरफ फेंकता रहता है। ठीक है, सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर, इसका एक ही काम है। तो ये भी एक तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहां पर, हर सेल की मेम्ब्रेन पर। ठीक है। अच्छा, एक नाम सुना होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का नाम नहीं सुना? पढ़ोगे तब सुनोगे ना। ठीक है, चलो बता रहे हैं। चलो, तो सोडियम, अब हम पढ़ेंगे सोडियम को अंदर लाने का तरीका। किसको? सोडियम को। ग्लूकोज का तरीका पढ़ लिए ना, अब हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को अंदर लाने का तरीका पढ़ते हैं। तो सोडियम, अब जैसे कि सोडियम आउटसाइड है, ठीक है, बात समझे। अब इसको अंदर लाना है, तो अंदर लाने का पहला तरीका ये है कि यहां पर होते हैं क्या, पेप्टाइड, पेप्टाइड होती है। क्या होती है? पेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? ठीक है। जैसे मान लो ये एक पेप्टाइड है, ये, ठीक है, मेरा हाथ क्या है, एक पेप्टाइड है, ये दूसरा पेप्टाइड है, फिर ऐसे तीसरा, फिर चौथा और पांचवा। 5 पेप्टाइड मिलकर एक चैनल बना देते हैं। ठीक है, 5 पेप्टाइड मिलकर क्या बना देते हैं, एक चैनल बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लो 5 पेप्टाइड मिलकर क्या बना दिए, एक चैनल बना दिए। ठीक है, और इस चैनल में क्या भरा होता है, वाटर। इस चैनल में क्या भरा होगा, वाटर भरा होगा। इस चैनल में क्या भरा होगा, वाटर। 5 पेप्टाइड के अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है,
तो प्रोटीन से एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। तो ये 5 पेप्टाइड मिलकर क्या बना देते हैं, एक चैनल बना देते हैं। और चैनल के अंदर क्या भरा होता है, पानी। और सोडियम आयन तुम्हें पता है पानी में घुल जाता है, तो सोडियम आयन क्या करेगा, पानी में घुलकर अंदर चलाएगा। जो सोडियम आयन होगा वो क्या होगा, पानी में डिजॉल्व होके अंदर चलाएगा। उसको लिपिड में घुलने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल प्रोटीन होती है और वो क्या करेगी, अंदर उसके क्या भरा होता है, वाटर। और सोडियम क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होके अंदर चलाता है। और ये किससे मिलता है, 5 पेप्टाइड ग्रुप से मिलकर बनता है। समझ में आ गया नहीं, इसमें कोई दिक्कत। पेप्टाइड बॉन्ड ही तो है। हाँ, एमिनो एसिड आपस में जोड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। ठीक, तो एक तरह से तो ये सोडियम अंदर आ जाता है, समझ गए ना ये। और एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या होता है, एक वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो बात ये है ना, अभी तुम लोगों को ये दिक्कत कर रहा है क्योंकि अभी शुरुआत में पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर यही सारी चीजें भरी पड़ी है। अभी हम यहाँ पर इंसुलिन बाइंड करा रहे हैं, सोडियम को अंदर ला रहे हैं, तो बेसिक चीजें तुम्हें पता है, बता रहे हैं। अभी जब आगे अगर हम अभी एडवांस पढ़ाने लगे तो तुमसे कहेंगे सोडियम अंदर आ गया, तुम तो सोचोगे कैसे अंदर आ गया, ठीक है। हम कह देंगे ये है वोल्टेज गेटेड चैनल। हार्ट, अभी हार्ट जब पढ़ोगे, अगर अच्छे से हार्ट पढ़ोगे हार्ट के बारे में, तो जो हार्ट का क्या होता है, हार्ट वो कांपता है ना, क्या करता है उसको, पंपिंग ऑफ हार्ट। तो पंपिंग ऑफ हार्ट शुरू ही होता है वोल्टेज गेटेड चैनल से। तो अब तुम्हें यही नहीं पता वोल्टेज गेटेड चैनल होता क्या है, तो हार्ट को क्या पढ़ोगे अच्छे से। हाँ, वो बेसिक चीज भले पढ़ लो कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, वो चीज अलग बात होती है, वो तो बेसिक है, ठीक है। लेकिन अगर फार्माकोलॉजी पढ़नी है अच्छे से, मतलब मेडिसिन, ठीक है, तो सारे रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही रिसेप्टर पे आकर ही क्या होते हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल जाकर बाइंड होते हैं। अगर रिसेप्टर ही नहीं पता तो ड्रग का समझोगे कैसे कहाँ बाइंड हो रहे हैं, बात समझे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं तुम्हें एक बार समझ में आ रहा वीडियो देख लो, ठीक है। वीडियो में भी दिक्कत आ रही है तो आके पूछ लो, अब बात समझे। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगला हमारा क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो सोडियम को अंदर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है। और सेल का अंदर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, ठीक है। अभी आगे धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हाँ, एक पोटेंशियल होता है, उसमें ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। क्या होता है, -90 मिलीवोल्ट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है इसका, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल होता है क्योंकि इसमें कई सारे आयंस होते हैं, चार्ज होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो बस इतना समझ लो, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। और ये हमेशा बना रहना चाहिए, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब किसी कारण से क्या होता है, मान क्या क्या चीज, ये कह रहा है कि बड़ा किससे रहना चाहिए, आपने कहा ना बड़ा मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ये सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -90 मिलीवोल्ट मेंटेन रहना चाहिए। बड़े नंबर में रहना चाहिए, बड़े नंबर में मतलब आपने कहा था ना बड़ा रहना चाहिए। जो ये हमारा बड़ा रहना चाहिए, बड़ा कैसे रहा है, कौन सा होता है? पहले सुनो, अब पहले फिर से हम बोल रहे हैं, जो भी चलो हो गया होगा। हमने ये कहा कि सेल के अंदर का जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, -90 मिलीवोल्ट होना चाहिए। अगर किसी वजह से इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या होता है कि -90 से कितना हो जाता है, -70 हो जाता है। और एक बात तुम्हें पता है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी मानी जाती है। तो -90 क्या है, छोटा है इन कंपैरिजन टू -70, ठीक है। तो अगर किसी कारण से क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता है तो हमारा जो हार्ट का एसए नोड होता है वो पंप करना शुरू करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल लगे होते हैं। और इन पे समझ लो एक पेप्टाइड का ढक्कन लगा होता है। क्या लगा होता है, पेप्टाइड का ढक्कन लगा होता है। और जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 टू -70 पहुंचता है, वैसे ही ढक्कन क्या हो जाता है, गायब। और ढक्कन गायब हो जाता है, तुरंत सोडियम बाहर से क्या आता है, अंदर, ठीक है।
और अंदर आते ही इसको फिर से दोबारा क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। अब बात समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं क्या, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हल्का सा भी डिफ्लेक्शन होगा तो गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, और ओपन अपने आप ओपन हो जाएंगे, और ओपन होते ही तुरंत सोडियम अंदर। अब बात समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम बाहर से क्या आता है, अंदर आता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से चैनल पढ़ लिए? एक तो पहला क्या पढ़ा, सोडियम चैनल कौन सा पढ़ा, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा, ठीक है। सोडियम पेप्टाइड के रूप में क्या होता है, अंदर आ जाता है, ठीक है। उसे सोडियम पंप ही कहो, ठीक है, सोडियम पोटेशियम मत कहो, अभी उसे क्या कहोगे, सोडियम पंप है। वो सोडियम क्या होता है, अंदर चलाता है। 5 पेप्टाइड होते हैं, बीच में क्या भरा होता है, वाटर, ठीक है, उससे डिजॉल्व होके अंदर चला आता है। और दूसरा क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मेम्ब्रेन, ये बहुत ही सेंसिटिव चैनल होता है, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, चेंज होता है, वैसे ही क्या होता है, गेट ओपन हो जाता है। ओपन होते ही सोडियम क्या होता है, अंदर आ जाता है। अब बात समझिए। अब अगला है एक पेप्टाइड सोडियम चैनल। अगला क्या है, पेप्टाइड सोडियम चैनल। कितने सर ये चैनल? एक आध और होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या लिखा है, पेप्टाइड सोडियम चैनल। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर पेप्टाइड का एक चैनल लगा होता है, ठीक है। मान लो पेप्टाइड का एक चैनल लगा है, और उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। मान लो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। और इस रिसेप्टर पर कोई हार्मोन, कोई प्रोटीन आके क्या होती है, अटैच होती है। मान लो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन हार्मोन आके क्या होता है, अटैच होता है, बाइंड करता है। तो जब हार्मोन आके इससे बाइंड करेगा तब जाके ये ओपन हो जाएगा, गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और सोडियम आयन बाहर से अंदर चला आएगा। तो ये क्या हो सकता है, ये हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम, पॉपुलर नाम इसका क्या है, लिगेंड ऑपरेटेड चैनल। इसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड ऑपरेटेड चैनल। तो बात समझ में आई? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होगा, कोई हार्मोन होगा या न्यूरोट्रांसमीटर होगा, वो आके इस पे क्या करेगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, और ये गेट ओपन हो जाएगा, और सारे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन सब अंदर। अब बात समझिए। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, इन सब को हम क्या कहते हैं, अभी तक यहाँ पर एटीपी की बात नहीं हुई, एनर्जी खर्च नहीं हुई, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं। अभी हमने केवल 2 तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, एक क्या पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा क्या पढ़ा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और ये जो 3-4 पंप पढ़े सोडियम के, ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमने क्या क्या पढ़ा, देख लो यहाँ पर, वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, और ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन ग्लूकोज वाला पढ़ा, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, और उसके बाद हम आते हैं कहां पर, लिगेंड गेटेड हो गया। अब इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब समझें, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट सेल के आर पार जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। अभी हमने एटीपी की बात बिल्कुल नहीं की कि यहाँ पर कोई एनर्जी खर्च हो रही है। एक में लिगेंड आके बाइंड होता था, गेट ओपन हो जाता था, एक में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता था, गेट ओपन हो जाता था, ठीक है। एक तो तुम्हें बता ही दिया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज वो लगातार क्या करता है, सोडियम को बाहर करता है और पोटेशियम को, और उसे हम क्या कहते हैं, वो फ्री है, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, उसे हम क्या कहते हैं, लीकी चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लीकी चैनल। जैसे लीक हो जाता है ना कोई चीज, उसी तरीके से वो काम करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एक तरीके से लीकी चैनल, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने 2 ट्रांसपोर्ट पढ़े, 2 तरह से ट्रांसपोर्ट पढ़े। एक क्या पढ़ा हमने, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा क्या पढ़ा, फैसिलिटेड। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, फैसिलिटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें, 2 चीजें हमने पढ़ी। अब एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है,
ऑस्मोसिस भी इसमें आता है। ऑस्मोसिस कोई वो नहीं है, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। मतलब जिधर पानी ज्यादा होगा उधर से पानी मूव करना शुरू करेगा, जिधर पानी क्या होगा, कम। जिधर वाटर ज्यादा है, देखो वाटर अगर ज्यादा रहेगा, सॉल्यूट की मात्रा कम रहेगी, तो वो कंसंट्रेशन लो होगी ना उसकी। तो कहने का मतलब जिधर वाटर ज्यादा है उधर से वाटर का मूवमेंट होगा, जिधर वाटर कम है इसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। तो कोई खास वो नहीं है। अब यहाँ पर एक और है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो थोड़ा सा देख लो, फिर आज बाकी कल करते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखते हैं कि मान लो ये हमारी सेल है, क्या है ये सेल है। और जब भी जो हमारी बॉडी में क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होती है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ से बॉडी टू ब्रेन जाती है, ब्रेन टू बॉडी आती है, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जब स्टिमुलस जनरेट होता है तो 3 सोडियम आयन क्या होते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं, और 2 पोटेशियम आयन क्या होते हैं, सेल के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कहां बाहर ज्यादा होती है, सही बोले हैं ना, 3 सोडियम बाहर जाते हैं ना, सही बोले कि क्या बोल दिए, सही बोले हैं ये, हाँ सही बोले हैं। 3 सोडियम क्या होते हैं सेल के, 1 मिनट, यहां पर क्या होता है, 3 सोडियम अंदर जाते हैं, 3 सोडियम सेल के अंदर आते हैं और 2 पोटेशियम सेल के बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन से इसमें तो पोटेशियम भी अंदर जा रहा है, क्या, डायग्राम पोटेशियम भी अंदर जा तो कहने का मतलब यह है कि जब नर्व इंपल्स जनरेट होती है तो सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, अंदर बाहर होते हैं, ठीक है। 3 सोडियम का अंदर होता है और 2 सोडियम बाहर जाते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं पर 3 सोडियम क्या होंगे, बाहर जाएंगे, पोटेशियम अंदर आएंगे। तो कहने का मतलब ये, हमारे कहने का मतलब ये था कि 3 सोडियम और कितने की बात हो रही है, 2 पोटेशियम, ठीक है। तो यहां पर ये होता है कि सेल के पास क्या होते हैं, ये मान लो सेल का सोडियम पोटेशियम पंप है, तो यहां पर क्या होता है, सेल के पास रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, ये इस तरह से कुछ कंडीशन बनी होती है। तो अब मान लो अंदर क्या है, सोडियम है और बाहर क्या है, पोटेशियम है, और सोडियम को ले जाना है अंदर से बाहर, सोडियम को कहां ले जाना है, अंदर से बाहर, और पोटेशियम को कहां से कहां ले जाना है, बाहर से अंदर। तो क्या होता है कि पहले इस पर क्या होता है, सोडियम बाइंड होते हैं, क्या होते हैं, सोडियम इस पर जाके क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, और इधर इस पर क्या बाइंड होंगे, पोटेशियम। जब बाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा एटीपी, उसके बाद क्या आएगा, एटीपी, और एटीपी जाके इससे अटैच हो जाएगा, और एटीपी अटैच होते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और एक एनर्जी बॉन्ड तोड़ देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो एटीपी जाके यहां से जुड़ेगा, इसको एनर्जी देगा और एक बॉन्ड तोड़ देगा, तो बॉन्ड टूटने जो एनर्जी निकलेगी उसको ये पंप यूज कर लेगा, और पंप यूज करने के बाद क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। पंप यूज करने के बाद क्या होगा, घूम जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप करने का मतलब ऐसे पूरा रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, रोटेट करने के बाद सारे सोडियम क्या हो जाएंगे, बाहर, और सारे पोटेशियम क्या हो जाएंगे, अंदर। सोडियम सब बाहर चले गए और पोटेशियम सब अंदर आ गए। इसके बाद रिसेप्टर ही 2 और 3 होते हैं, सोडियम के लिए 3, पोटेशियम के लिए 2। शुरुआत में 12th में जब पढ़ते थे हम भी सोचते थे कि 3 सोडियम अंदर क्यों आता है, 2 ही बाहर क्यों जाता है, बराबर जाने चाहिए क्योंकि दोनों पे चार्ज भी सेम है। लेकिन बाद में पता चला कि दोनों इस पे रिसेप्टर ही इतने ही होते हैं, ये 3 सोडियम और 2 पोटेशियम से ज्यादा बाइंड ही नहीं कर सकता। और यहां पर क्या खर्च हो रहा है, एटीपी, यहां पर क्या खर्च हो रही है, एटीपी एनर्जी खर्च होती है। और यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर देखो सोडियम कहां ज्यादा है, इसमें देखो सोडियम कहां ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है बाहर, सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है, और पोटेशियम कहां ज्यादा होता है,
सेल के अंदर, ठीक है। और यहां पर तुम क्या देख रहे हो, सोडियम बाहर, बाहर क्या है, ज्यादा है ना, और पोटेशियम कहाँ ज्यादा है, सेल के अंदर। अब तुम पोटेशियम, सोडियम जो सेल के अंदर कम है वहां से ज्यादा की तरफ ले जा रहे हो, मतलब अपोजिट ले जा रहे हो, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और पोटेशियम बाहर कम है, अंदर क्या, सॉरी हाँ अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो बाहर से पोटेशियम को क्या ले जा रहे हो, अंदर, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब ग्रेडियंट के अपोजिट ले जा रहे हो। तो यहां पर तुम्हें क्या खर्चा करनी पड़ रही है, एनर्जी। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तो क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी, और जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा। बात समझिए, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाद में करते हैं, ठीक है। हाँ सर, मजा आ गया, बहुत